जुमोयू ने शेंदाई को अपनी तरफ खींच लिया और अपने अंगूठे के सॉफ्ट पैड से शेंदाई के हाथ को धीरे धीरे सहलाने लगा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो तो, क्यू की आईब्रोज थोड़ी और आ गई हैं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। क्यू जब पैदा हुआ था तब उसकी आईब्रोज बहुत ही हल्की और स्पार्स थी, पर अब वो बस दो छोटे छोटे फ्लफी से कीड़े जैसी लग रही थी। शेंदाई ने थोड़ा बेबस होकर कहा, इसमें तुम्हें कौन सा शेप दिख रहा है? जुमोयू ने बेचैन होकर कहा, पर जितना ज्यादा मैं क्यू को देखता हूँ उतना ही ज्यादा मुझे लगता है कि वो तुम जैसा लगता है। आंखें, होंठ, इवन उसका डेमिन्योर भी। उसने प्यार से क्यू के माथे पर उंगली से थपकी देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि बड़ा होके उसकी पर्सनालिटी भी तुम जैसी हो। शेंदाई तुरंत बोल पड़ा, तुम चाहोगे नहीं ना कि वो मेरे जैसा बने? क्यों? शेंदाई ने सीधा जुमोयू को देखते हुए कहा, तुम लोग अल्फाज को ट्रेन करने में लगे रहते हो, तुम जैसा बनाने के लिए ना। जुमोयू ने कामली कहा, तुम जैसा नहीं बल्कि मेरे जैसा, जो तुमसे आखिरी तक हार मानने को तैयार ना हो। शेंदाई पल भर के लिए चुप हो गया। जुमोयू की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। बोला, मेरी माँ हमेशा कहती हैं, उन्हें अफसोस है कि वो मेरे साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाई, मुझे ये नहीं सिखा पाई कि किसी से प्यार कैसे किया जाता है, इसलिए मुझे ज़िंदगी में इतने डिटूर्स लेने पड़े। उसने शेंदाई को देखा, सीधा, बिना किसी एग्रेशन के, सिर्फ सिंसियरिटी के साथ। बोला, अपने बच्चे को हम दोनों मिलकर बड़ा करेंगे। सुनकर शेंदाई कुछ सेकंड्स तक बस उसे देखता रहा, आंखें थोड़ी भारी, दिमाग थोड़ा ब्लैंक। फिर बोला, तुम सच में ऐसा सोचते हो? ऑफ कोर्स। जुमोयू की आंखें सॉफ्ट थी पर डिसीजन सॉलिड। बोला, मुझे पता है तुम हमारी फैमिली की एजुकेशन से एग्री नहीं करते, तुम नहीं चाहते कि क्यू मेरे जैसा बने, पर हम ऑर्डिनरी पेरेंट्स जैसे रहेंगे, डिसीजन साथ मिलके लेंगे, ठीक है? शेंदाई को लगा जैसे उसके दिल पर रखे पत्थर अचानक थोड़े हल्के हो गए हों। क्यू के फ्यूचर एजुकेशन को लेकर उसने जो डर हमेशा इतने टाइम से दिल में दबा के रखा था, जुमोयू के वर्ड्स ने सीधा वहीं हिट किया। शेंदाई ने धीरे कहा, मतलब हम सच में नॉर्मल पेरेंट्स हो सकते हैं? वो अपने ख्यालों में इतना डूबा था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि जुमोयू उसके और करीब आ चुका था। उनके चेहरे के बीच का फासला धीरे धीरे कम हो रहा था। किस ऑलमोस्ट पड़ ही गया था कि तभी शेंदाई ने एक हाथ से जुमोयू के चेस्ट को रोका और उसे पीछे हटाना चाहा, पर जुमोयू ने उसकी वेस्ट कोट पकड़ ली। शेंदाई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पता था जुमोयू के ग्लैंड्स इंजर्ड हैं, वो फेरामोन्स रिलीज नहीं कर सकता, पर फिर भी उसे वो ब्लैक सैंडलवुड की वही कोल्ड और हैवी खुशबू महसूस हो रही थी। वो खुशबू उसके बॉडी और साउल में इम्प्रिंट हो चुकी थी उस रात से जब जुमोयू ने उसे बचाया था, जब टेम्पररी मार्क दिया था। चाहे मार्क वॉश हो गया हो, चाहे टेम्पररी हो या परमानेंट, उसका बॉडी जुमोयू के फेरामोन्स को कभी भूला ही नहीं था। शेंदाई जानता था जुमोयू उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, पर फिर भी उसके इंस्टिंक्ट ने उसे फ्रीज कर दिया था। जुमोयू अपना किस डीपन करता जा रहा था। शेंदाई को महसूस हुआ जैसे उसके फेरोमोन्स थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अल्फा फेरोमोन्स के बिना भी सिर्फ इस क्लोजनेस ने उसके सिस्टम को हिला दिया था। उसने जुमोयू के चेस्ट पर हाथ मारा, हल्के से नहीं बल्कि वार्निंग के साथ। जुमोयू पीछे हटा, पर उसका हाथ अब भी शेंदाई की पीठ पर था। उसने लो वॉइस में पूछा, अदाई, तुम कब मुझे और क्यू को एक कंप्लीट फैमिली दोगे? ये सवाल सीधा नहीं था, ये एक ट्रैप था और शेंदाई ये जानता था। उसने चोरी चोरी क्यू की तरफ देखा। बच्चा दुनिया के कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं जानता, उसे सिर्फ इतना पता था कि अपने लोगों के बीच वो सेफ और खुश होता है। पर जुमोयू का प्लान काम कर गया था। अब जब क्यू अपने अल्फा फादर पर पूरी तरह ट्रस्ट करने लगा था, शेंदाई उन दोनों के बीच के बॉन्ड को इग्नोर नहीं कर सकता था।
शेंदाई और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। आखिर उसने धीरे से कहा, मुझे सच में जाना होगा, पुलिस वेट कर रही है। जुमोयू ने सॉफ्टली जवाब दिया, अदाई, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पर मैं तुम्हें मुझसे भागने भी नहीं दूंगा। आज बस एक सिंपल सवाल का जवाब दे दो। क्या क्या तुमने मेरा दिल देखा है? शेंदाई की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। जुमोयू की आवाज़ अब बहुत लो थी, ऑलमोस्ट जैसे वो खुद से बोल रहा हो। बोला, अगर तुमने नहीं देखा तो मैं और मेहनत करूँगा ताकि तुम देख सको। शेंदाई ने धीरे से कहा, ऑलमोस्ट विस्पर में। बोला, अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन जुमोयू ने बिल्कुल भी छोड़ने का मुंह नहीं बनाया। उसकी आंखें अभी भी शेंदाई पर ही टिकी हुई थी, ब्राइट, इंटेंस और थोड़ी सी वनरेबल भी। बोला, ये एक सिंपल क्वेश्चन है अदाई, इसका आंसर देने के लिए तुम्हें सुटेबल टाइम ढूंढने की ज़रूरत नहीं। वो शेंदाई को कंटिन्यूसली देख रहा था, जैसे अगर एक सेकंड भी नज़र हटाई तो शेंदाई फिर से अपने शेल में वापस चला जाएगा। उसने एक ब्रेथ ली, जिससे अंदर से कुछ समेट रहा हो। फिर सीधा उसने बोल दिया, मैं बस ये जानना चाहता हूँ अदाई। देखो, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं हमारे बीच, सब कुछ देखने के बाद क्या तुम अब ये बिलीव कर सकते हो कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ? जुमोयू की वॉइस स्टेडी थी, पर इमोशंस उनमें जगह जगह से लीक हो रहे थे। वो आगे बोला, ना कि तुम्हें वनरेबल पीरियड में क्रॉस करने के लिए मैंने तुम्हें यूज़ किया, ना परफेक्ट हायर के लिए, ना किसी और रीज़न के लिए। उसने एक सेकंड का पॉज लिया और फिर जैसे अपनी सारी प्राइड को साइड में रख के उसने बोल दिया, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊँ। फिर उसने वही क्वेश्चन दोबारा पूछा और इस बार वो क्वेश्चन सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, वो जुमोयू की पूरी एग्जिस्टेंस थी। बोला, तो क्या तुमने मेरा दिल देखा है? शेंदाई के प्यूपिल्स लिटरली शेक कर रहे थे। वो कुछ बोलना चाहता था, पर उसका थ्रोट ड्राई हो गया और वो साइलेंस सिर्फ कुछ सेकंड का था, पर शेंदाई के लिए वो सेकंड्स सेंचुरी जैसा स्ट्रगल बन गया। उसके अंदर सब कुछ लड़ रहा था, डर, ट्रॉमा, रिसेंटमेंट और वो एक टाइनी सी होप जो वो खुद भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। और फिर जैसे किसी पॉइंट पे उसने थक के सरेंडर नहीं किया, बल्कि फाइनली क्लैरिटी चूज़ की। शेंदाई ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों का कन्फ्यूजन धीरे धीरे सेटल हुआ और उसकी जगह सोबरिटी आ गई। वो जुमोयू की आंखों में सीधा देखता रहा, बिना भागे, बिना झुके। बोला, मैं देख रहा हूँ। बस एक लाइन, पर वो लाइन जुमोयू के लिए उसकी पूरी दुनिया थी। वो चीज़ जो शेंदाई ने कभी किसी अल्फा में नहीं देखी थी, वो चीज़ जो लॉजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली एक टॉप प्रेडेटर के अंदर, वो दिल। क्योंकि अगर जुमोयू चाहता तो वो शेंदाई को कब का फोर्स कर सकता था। दोनों में पावर गैप इतना बड़ा था कि शेंदाई के पास सजेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं बचता। पर जुमोयू ने उसे फोर्स नहीं किया, उसने अपनी ईगो को लोअर किया, सैक्रिफाइसेस दिए, अपनी प्राइड को बेंड किया। तो हाँ, शेंदाई ने सब देखा। जुमोयू का हार्ट बीट एक मोमेंट के लिए रुक सा गया। उसकी आंखों में मल्टीपल इमोशंस फ्लैश हुए, रिलीफ, डिसबिलीफ, ग्रैटिट्यूड और वो जॉय जो क्लाउड के पीछे से सन दिखने जैसी होती है। उसने शेंदाई के हाथ को और टाइट पकड़ा और उसे अपनी होठों तक ले जाकर किस किया। बोला, थैंक यू। शेंदाई की ब्राइट आइज में एक सॉफ्ट मूवमेंट आया, पर उसके दिल के अंदर एकदम चाहोस था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या फील करे, क्योंकि ये मोमेंट उसके लिए टू बिग था। जुमोयू ने जैसे समझ लिया, उसने शेंदाई को और पुश नहीं किया। वो बस सॉफ्टली बोला, जाओ, अपना काम कर लो। शेंदाई जाने के लिए खड़ा हुआ, एक सेकंड के लिए रुका और बोला, पर क्यों क्यों?
उसे मेरे पास रहने दो। जुमोयू के टोन में प्राइड भी था और सॉफ्टनेस भी। शंदाई ने क्यूक्यू के फॉरहेड पर एक जेंटल सा किस दिया और स्लो वॉइस में कहा, गुड बॉय, बी गुड, एज ऑर्डर्ड। जुमोयू ने स्माइल के साथ रिप्लाई दिया, जैसे कोई सोल्जर कमांड एक्सेप्ट कर रहा हो। शंदाई ने एक बार जुमोयू को साइड आई दिया, वो लुक हाफ वार्निंग हाफ हेल्पलेस वाला। फिर वो टर्न हुआ और बाहर निकल गया। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है। पुलिस स्टेशन जाते टाइम शहनाई का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक नहीं था, बल्कि ओवरलोडेड था। वो फोकस्ड भी नहीं था। उसके थॉट्स बस जुमोयू पर लूप हो रहे थे। जुमोयू के वर्ड्स, जुमोयू की आईज, और वो आई सी इट। पुलिस को क्या बोलना है ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड था। जू शेन ने स्क्रिप्ट रेडी कर दी थी, लॉयर भी साथ था, और क्लियरली यू जिंगहाई और जू चेंगचेंग के लिए एक एस्केप रूट छोड़ दिया गया था। शंदाई को ये रिजल्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर वो ये भी जानता था कि ये सिर्फ जू शेन का डिसीजन नहीं हो सकता, इसमें जू मोयू का भी ओपिनियन होगा। जू फैमिली के और भी लोग होंगे और ऑब्वियसली बिजनेस कंसिडरेशन का वेट भी बहुत हेवी होगा। शंदाई को अब इन चीज़ों में घुसना ही नहीं था। उसका बस एक गोल था, ये सब गंदी चीज़ें जल्दी से जल्दी बस ख़त्म हो जाए। और यू जिंगहाई, एविडेंस इनफ नहीं था उसे कन्विक्ट करने के लिए, और अब यू जिंगहाई के पास पावर भी नहीं बची थी शंदाई को हर्ट करने की। तो शंदाई का गोल टेक्निकली अचीव हो चुका था। जू शेन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए लॉयर के असिस्टेंस के साथ शंदाई ने स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था। लॉयर ने उसे कामली इन्फॉर्म करते हुए बताया था कि यू जिंगहाई और जू चेंगचेंग दोनों बेल पर रिलीज हो सकते हैं और आपको आगे और भी बार कोऑपरेट करना पड़ेगा और कंपनी के साइड में भी थोड़ा केयरफुल रहना होगा। शंदाई ने एक बिटर स्माइल के साथ बोला, मतलब वो लोग फ्रीली सीधा घर जा सकते हैं? लॉयर ने कॉन्शियस वॉइस में बोला, फ्री नहीं है कम्प्लीटली, वो लोग अभी भी रिस्ट्रिक्शंस में रहेंगे। पर शंदाई को वो रिस्ट्रिक्शंस मीनिंगलेस लग रहे थे। शंदाई को वो रेनी नाइट याद आ गई, जू शेंगचेंग का वो ट्विस्टेड फेस, वो मैडनेस, वो हेट्रेड और खुद की हेल्पलेसनेस। फियर और हेट्रेड दोनों एक साथ उसके मन में रिवाइव हो गए। पर शंदाई कुछ कर भी नहीं सकता था। बस एक होप थी उसके पास कि इस बार जू चेंगचेंग सच में उनकी ज़िंदगी से दूर रहे। अगले दिन न्यूज़ में आया कि यू जिंगहाई बेल पर रिलीज़ हो गया, पर जू चेंगचेंग का नाम रिपोर्ट में मेंशन ही नहीं था। ऑब्वियसली यू जिंगहाई को स्मोक बॉम्ब बनाया गया था, पब्लिक अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी वॉल 100% लीक प्रूफ नहीं होती। रूपर्स ऑलरेडी इंटरनेट पर घूम रहे थे कि जू चेंगचेंग का कुछ बड़ा सीन हुआ है। पब्लिक रिलेशंस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। कार सैक्रिफाइस करके चवन्नी बचा रहे थे। न्यूज़ आने के थोड़ी देर बाद ही शंदाई को शनकिन का फ़ोन आया। रिसीवर के थ्रू भी शनकिन का हिस्टेरिया कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो ऑलमोस्ट चिल्ला रहा था कि वो बाहर कैसे आया, यू जिंगहाई बाहर कैसे आया। शंदाई ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, बेल पे रिलीज हुआ है, केस ख़त्म नहीं हुआ, बट क्या? शनकिन लिटरली एक्सप्लोड हो गया। बोला, उसने तुम्हें और क्यूक्यू को किडनैप किया, उसने प्रेसिडेंट जू के ग्लैंड्स को स्टैब किया। उसको तो जेल में होना चाहिए ना, शूट कर देना चाहिए उसको। शंदाई का सर दर्द करने लगा। शनकिन की मेंटल स्टेट अभी बहुत अनस्टेबल थी, पर शंदाई सच भी नहीं बोल सकता था, तो उसने बस इतना कहा कि हाँ, उसको जेल में होना चाहिए, बट उसने ये सब डायरेक्टली नहीं किया, इसलिए एविडेंस इनफ नहीं है। पर शनकिन ने वो लाइन अपने हिसाब से समझी कि यू जिंगहाई ने ये सब खुद नहीं किया, मतलब बस इतना और था कि किसी और से करवाया, और बस वो वहीं पे फट गया। वो फ़ोन पे दहाड़ पड़ा। बोला, तो क्या उसने अपने सबऑर्डिनेट से बैग कैरी करवाया? ये बास्टर्ड बाहर कैसे आ गया? क्यों आ गया? क्यों? इतने क्राइम्स किए फिर भी मस्त जिंदा है। उसका सांस का रिदम टूट रहा था। वर्ड्स रिपीट हो रहे थे
जैसे उसका माइंड कंट्रोल लूज कर रहा हो। मेरी बात सुनिए, शेंदाई ने थक के बोला, पर शेनकिन ने फोन कट कर दिया। शेंदाई ने एक लंबी एग्जॉस्टेड सांस छोड़ी। उसका यूज हिंगाई के लिए हेट शेनकिन के हेट का 1% भी नहीं था। नो वंडर शेनकिन इतना पागल हो रहा था। यू जिंगहाई को पनिशमेंट मिली थी, हाँ, पर वो पनिशमेंट उसके लिए सफिशिएंट नहीं थी। और ऑनेस्टली अब शेंदाई के पास भी क्या ऑप्शन था? बस चुपके से कर्स करते रहना और फिर लाइफ को ड्रैग करना। इधर शेंदाई ने काम से कुछ टाइम के लिए लीव ले लिया था और अब उसकी लाइफ लिटरली एक स्ट्रेट लाइन बन गई थी। घर, हॉस्पिटल, फिर घर, फिर हॉस्पिटल। उसका दिन क्यों क्यों के स्टार्ट होता और हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में ख़त्म। वो जू मोयू को रोज़ देखना नहीं चाहता था, पर अगर वो नहीं जाता था तो जू मोयू का ड्रामा चालू हो जाता। कभी कॉल्स करता, कभी मैसेजेस करता, कभी एकदम एक वीक पेशेंट बन के अदाई मुझे बहुत पेन हो रहा है कहता, कभी इंजर्ड अल्फा वाली एक्टिंग करता कि डॉक्टर बोल रहा है कि मैं रिकवर नहीं कर पा रहा, और कभी सीधा क्यू क्यू को वेपन बना के बोलता क्यू क्यू तुम्हें मिस कर रहा है। शेंदाई को समझ ही नहीं आता था कि वो बंदा हॉस्पिटल बेड पे है या स्ट्रैटेजी रूम में। जुमोयू बस किसी भी एंगल से शेंदाई को छोड़ने ही नहीं देता था। एंड में शेंदाई ने एक फिक्स विजिटिंग टाइम डिसाइड कर लिया, लाइक बस इतना टाइम मैं आता हूँ, उसके बाद नो। बाकी टाइम वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता। जब शेंदाई को फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा कि उसकी ग्रैंडमा जा रही है, तो तब उसका दिल और भी ज़्यादा फ्रजाइल हो गया। जब ग्रैंडमा होश में होती, चाहे सिर्फ 2 मिनट, शेंदाई उस 2 मिनट को भी ट्रेजर करता। इवन इफ वो सिर्फ 2 लाइन बोल पाती, इवन इफ वो सिर्फ उसका हाथ पकड़ लेती, वो भी उसके लिए इनफ लगता। और फिर जुमोयू के डिस्चार्ज होने से एक रात पहले शेंदाई डीप स्लीप में था। तभी फ़ोन की रिंगिंग से उसकी आंख एकदम से खुल गई, जैसे बॉडी को ऑलरेडी आदत हो गई हो। जैसे मिडनाइट कॉल्स मतलब बैड न्यूज़। उसने ऑलमोस्ट इंस्टेंटली फ़ोन उठाया, स्क्रीन देखी, कॉलर आईडी पे लिखा था शेनकिन, और शेंदाई का दिल जैसे एक सेकंड में स्काई के नीचे गिर गया। उसकी फिंगर्स ट्रेम्बल कर रही थीं, फिर भी उसने स्वाइप करके कॉल रिसीव किया। हॉस्पिटल आजा जल्दी। शेनकिन की आवाज़ रोते हुए टूट रही थी। बस इतना सुनते ही शेंदाई के अंदर सब कुछ फ्रीज हो गया। जब किसी अपने से हमेशा के लिए बिछड़ने का टाइम आता है ना, तो हर इंसान चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, लाइफ और डेथ का मीनिंग सोचने पर मजबूर हो जाता है। दिल को समझाने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें सोचने लगते हैं, हायर डायमेंशनल लॉजिक, फिलॉसफी, बस एक चीज़ के लिए कि बस किसी तरह सेपरेशन का दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। शेंदाई को याद था जब उसके ग्रैंडफादर गुजर गए थे, वो हॉस्पिटल के स्टेयरवेल में बैठकर फूट फूट के रोया था। तब वो सिर्फ अपने लव्ड वन के जाने का दुख नहीं रो रहा था, वो रो रहा था उस फैमिली डिजास्टर के लिए, उस फ्यूचर प्रेशर के लिए, उस अब मैं क्या करूँगा वाली हेल्पलेसनेस के लिए। ऑलमोस्ट 10 साल निकल गए थे और कुछ क्वेश्चंस एज और एक्सपीरियंस से आंसरेबल नहीं होते, बस टाइम उनको साइलेंट कर देता है। और हाँ, टाइम सच में इंसान को स्ट्रॉन्ग बना देता है। वो दर्द को मिटाता नहीं, पर हैंडल करना सिखा देता है। इस बार जब शेनकिन रो रो के टूट रहा था, जबकि शेंदाई का फर्स्ट रिएक्शन सिर्फ नमनेस था, जैसे उसने इस मोमेंट को 1000 बार इमेजिनेशन में रिहर्स किया हो। वो स्ट्रेंजली काम था, इतना काम कि खुद उसको भी अजीब लग रहा था। उसने बिल्कुल क्वाइटली एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी ग्रैंड माँ अब चली गई हैं। उसने डॉक्टर्स और नर्सेस को थैंक्स बोला, डेथ की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, और गुड बाय। वो गुड बाय तो पहले ही हो चुका था, क्योंकि ग्रैंड माँ जब जब होश में आती, वो हर बार एक छोटा सा गुड बाय ही तो होता था। जुमोयू भी वाइट ब्लू स्ट्राइप्ड हॉस्पिटल गाउन में बस साइलेंटली शेंदाई के साइड में खड़ा रहा। कोई ड्रामा नहीं, कोई अननेसेसरी वर्ड्स नहीं, बस प्रेजेंस। शेंदाई ने डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया, फिर चेयर पर बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो स्लीपी है या हंग्री है या एग्जॉस्टेड। बस बॉडी का सिस्टम थोड़ा ऑफ लग रहा था।
अनकंफर्टेबल। तभी एक कप हॉट टी उसके सामने आ गई। शंदाई एक सेकंड को फ्रीज हो गया, जैसे अब जाके वो अपनी दुनिया से बाहर निकला हो। हाँ, मैं अभी भी यही हूँ, दुनिया चल रही है। उसने हेड लिफ्ट किया और जुमोयू को देखा। जुमोयू की वॉइस सॉफ्ट थी, वरीड थी। उसने पूछा, अदाई, तुम ठीक हो ना? उसे पता था शंदाई और ग्रैंडमा का बॉन्ड इतना डीप था। वो नर्चरिंग, वो प्रोटेक्शन, वो सेल्फलेस लव। शंदाई के लिए उसकी ग्रैंडमा ही होम थी। इसलिए शंदाई का इतना काम होना उसे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। शंदाई ने टी की एक सिप ली। वार्म लिक्विड थ्रोट से स्टमक तक गया और जैसे बॉडी को एक सेकेंड के लिए फिर से लाइफ मिल गई। वो लो वॉइस में बोला, फॉर्चुनेटली ग्रैंडमा 5-6 साल से इल थी, मैं मेंटली रेडी था। जुमोयो का एक्सप्रेशन टाइट हो गया। उसने सॉफ्टली कहा, यू ट्राइड योर बेस्ट अदाई, केयर भी, ट्रीटमेंट भी, बट उनकी डिसीज इनक्योरेबल थी। इसमें तुम्हारी रिचनेस या डेडिकेशन का फॉल्ट नहीं है अदाई। शंदाई ने बस एक ब्रेथ छोड़ते हुए कहा, मैं समझता हूँ। पर जुमोयू उसके फेस को रीड कर रहा था। उसने फ्रॉन करके कहा, तुम्हें इमोशन सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है अदाई। जो फील हो रहा है फील करने दो। शंदाई ने दर्द सर्टिफिकेट को देखा, थोड़ी देर साइलेंट रहा, फिर धीरे से बोला, अभी बहुत काम बचा है। शनकिन को देखो, वो बचपन से पैम्पर्ड रहा, बेसिक चीज़ें ही कर पाता है, बल्कि लाइफ स्किल्स ज़ीरो। प्रॉब्लम्स आते ही बस रो देता है। बट जिस साल में चला गया था ना, उसने ग्रैंडमा का ध्यान रखा। जुमोयो ने बिना सोचे बोला, लीव इट टू मी, ओके? तुम इस पीरियड में बहुत टेंस रहे हो, घर जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। शंदाई ने इमीडिएटली ना में हेड शेक किया, स्टर्बन नहीं, बस ड्यूटी बाउंड होके। फिर बोला, मैं खुद हैंडल करूँगा। ग्रैंडमा की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। आफ्टरनून में पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो भी जाना है, फ्यूनरल होम भी कांटेक्ट करना है। वो एक सेकेंड रुक के बोला, इट्स अ लॉट, बट इट्स द लास्ट थिंग जो मैं उनके लिए कर सकता हूँ। जुमोयो का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सॉफ्ट हो गया। उसका हाथ शंदाई के चीक पर गया। जेंटली उसका फेस अपनी तरफ टर्न करते हुए बोला, अदाई। उसकी वॉइस में वो काम अथॉरिटी थी जो कंफर्ट बन जाती है। बोला, यू कैन रिलाई ऑन मी। तुम अकेले नहीं हो, हर चीज़ अकेले फेस करना ज़रूरी नहीं है, समझे? शंदाई ने बस नॉड किया, थोड़ा टायर्ड, थोड़ा ब्रोकन, पर नॉड में एक्सेप्टेंस था। जुमोयो ने लीन करके शंदाई के हेयर पर किस कर दिया, सॉफ्ट, क्वाइट और प्रोटेक्टिव। शंदाई को उसके बॉडी से मेडिसिन की स्मेल आ रही थी, हॉस्पिटल गाउन का वो ब्लू वाइट स्ट्राइप। और सडनली शंदाई को याद आ गया कि जुमोयो तो इंजर्ड है ना। तुम बेड से उठ सकते हो? शंदाई ने इंस्टेंटली पूछा। जुमोयो ने कैजुअली बोला, कल डिस्चार्ज हो जाऊंगा। और बैक ऑफ द नेक को रैप करते हुए उसने कहा, चोट अब हील हो गई है। पर उसका फेस रिलैक्स नहीं था। वो रिकवरिंग पेशेंट वाली स्माइल नहीं थी, वो लोनली सा लग रहा था। शंदाई की आवाज़ धीमी हो गई। उसने पूछा, ग्लैंड फंक्शन? जुमोयो ने शोल्डर श्रग करते हुए कहा, टाइम लगेगा। ट्रीटमेंट और रिहैब से वो ग्रेजुअली रिकवर हो सकता है। थोड़ा रुक कर फिर वो एक फोर्स कॉन्फिडेंस के साथ बोला, डोंट वरी, मैं रिकवर कर लूँगा। शंदाई ने उसको स्ट्रेट देखा और फिर पहली बार बिना हेसिटेशन के बोला, हाँ, मैं बिलीव करता हूँ। जुमोयो ने सॉफ्टली पूछा, क्यों? शंदाई की वॉइस ऑलमोस्ट विस्पर थी, बट फुल कन्विक्शन भी। बोला, क्योंकि जो तुमने करना होता है ना, वो तुम हमेशा कर लेते हो। जुमोयो के लिप्स पे एक हल्का सा स्माइल आ गया। वो शंदाई को देखकर बोला, मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ, पर अब कुछ चीज़ें तुम पर डिपेंड करती हैं। शंदाई बस क्वाइटली अपने नज़रें नीचे किए रहा, जैसे अंदर ही अंदर वो वर्ड्स उसके चेस्ट के अंदर थोड़ा सा वेट बनकर बैठ गए हों। जुमोयू फिर बिना वेट किए कामली बोला, ड्राइवर तुम्हारे साथ रहेगा,
जो भी काम है थोड़ा इजी हो जाएगा, और क्यूक्यू भी तो तुम्हारा घर पे वेट कर रहा है ना, तुम टाइम भी सेव करना चाहोगे, राइट? शंदई के पास आर्ग्यू करने की एनर्जी ही नहीं थी। वो बस लो वॉइस में बोला, ओके, थैंक यू। ग्रैंडमा के जाने के कुछ दिन शंदई एक अजीब सी स्टेट में था। एक्सटर्नली सब नॉर्मल, सब प्रॉपर, काम भी प्रॉपर, फ्यूनरल अरेंजमेंट भी परफेक्ट, सब कुछ ऑर्डर में, बट इंटरनली वो प्रेजेंट ही नहीं था। जैसे उसका बॉडी तो चल रहा था, पर उसका साउल साइड में खड़ा देख रहा था, जैसे दुनिया और उसके बीच एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन हो। टच तो कर रहा था, पर कुछ फील नहीं हो रहा था। डिटैचमेंट एकदम प्योर। वो प्रेजेंट था, पर एक्चुअली प्रेजेंट भी नहीं था। उसने पहले भी अपने ग्रैंडफादर का फ्यूनरल हैंडल किया था, तो प्रोसेस उसको याद था, इसीलिए सब स्मूथली हो गया। पर फिर भी हर चीज़ के साथ एक एम्प्टीनेस चिपकी हुई थी। इसी बीच शंदई को बस इतना पता था कि ज़ूमोयू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कंपनी गया, र्यूमर्स को क्रश करने के लिए, एक हेल्दी स्टेबल इमेज के साथ। और ऑनेस्टली फेरोमोन स्टिकर ने भी हेल्प किया। डिस्टेंस पे कोई कुछ नोटिस नहीं कर सकता था कि ज़ूमोयू के फेरोमोन्स अभी वापस नहीं आए हैं, और ज़ूमोयू का वापस आना मतलब जू चेंगचेंग का चैप्टर अभी भी क्लोज होने वाला था। पर शंदई अभी उस सब में इंटरेस्टेड ही नहीं था। यू जिंघाई हो या जू चेंगचेंग, उसके अंदर बस एक एम्प्टीनेस थी, एक ब्लैंक स्पेस, जहाँ थॉट्स आने के पहले ही मर जाते हैं। उसके लिए अब सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, ग्रैंडमा का लास्ट गुड बाय। फ्यूनरल के दिन हल्की बारिश हो रही थी, ग्रे स्काई, एयर भी हैवी, साइलेंस एकदम लाउड। शनकिन ग्रैंडमा की फ़ोटो पकड़ के रो रहा था, और शंदई क्यूक्यू को हक किए खड़ा था। लोग बोलते हैं ना, बच्चे को फ्यूनरल में नहीं लाना चाहिए, अनलकी होता है, पर शंदई को ये लॉजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यूक्यू जब बड़ा होगा उसके पास ग्रेट ग्रैंडमा की एक भी मेमोरी नहीं होगी, तो जो भी छोटा सा कनेक्शन पॉसिबल था वो करना चाहता था। उनको एक लास्ट गुड बाय देना शंदई के लिए इम्पॉर्टेंट था। ज़ूमोयू टेक्निकली फ्यूनरल अटेंड नहीं कर सकता था, उसका कोई ऑफिशियल रोल नहीं था, बट वो आया। जब शंदई फ्यूनरल होम से बाहर निकला, पहली चीज़ जो उसने देखी वो था ज़ूमोयू, लॉन्ग ब्लैक ट्रेंच कोट, ब्लैक अम्ब्रेला, रेन में क्वाइटली खड़ा, जैसे वो काफ़ी देर से वहीं वेट कर रहा हो। शंदई ने अपने आप को सरप्राइज करते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? ज़ूमोयू का आंसर सिंपल था बट हैवी। बोला, मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। फिर एक पॉज के बाद वो बोला, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ अदाई? शंदई ने क्यूक्यू को देखा, जो अपने छोटे छोटे हाथों से ज़ूमोयू के कोट को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था। वो लो वॉइस में बोला, क्या तुम प्लीज़ क्यूक्यू को घर ड्रॉप कर दोगे? मुझे कुछ रिलेटिव्स को रिसीव करना है। और बोलते बोलते उसने ज़ूमोयू का अम्ब्रेला भी ले लिया। बोलते बोलते शंदई ने अम्ब्रेला का हैंडल अपने हाथ में ले लिया था। ज़ूमोयू ने ना रिप्लाई दिया, ना क्यूक्यू को पिक किया, बस शंदई को देखता रहा, ऐसे जैसे वो उसके फेस पे इमोशन सर्च कर रहा हो। एक छोटा सा क्रैक, एक टीयर, एक फ्राउन, कुछ भी। शंदई भी उसको देखता रहा, और उस मोमेंट में उसके चेस्ट के अंदर एक वियर्ड ट्रेमर उठ गया। साइलेंस दोनों के बीच स्लो मोशन में फ्लो करने लगी, और फिर ज़ूमोयू ने सडनली अपना कोट खोला, और नेक्स्ट सेकेंड शंदई और क्यूक्यू दोनों उसके विंड ब्रेकर के अंदर व्रैप्ड हो गए थे। शंदई बस वाइट शर्ट में था, हवा ठंडी थी, पर उसने नोटिस भी नहीं किया था। नोटिस तब हुआ जब ज़ूमोयू के चेस्ट की वार्मथ उसके स्किन तक पहुंची। गूस बम्स ऑलरेडी थे, पर अब वो गूस बम्प सिर्फ ठंड के नहीं थे, वो इमोशंस के भी थे। उसे ज़ूमोयू का एम्ब्रेस एकदम सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड लग रहा था। शंदई एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, और फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो रो रहा है। नो सॉब्स, नो साउंड, बट टीयर्स कंटिन्यूसली उसके चीक से फ्लो हो रहे थे। कपड़े भीग रहे थे, विजन ब्लर हो रही थी। बाहर तो सिर्फ हल्की बारिश थी, पर शंदई के अंदर जैसे हैवी रेन स्टॉर्म चल रहा था।
ज़ुमोयू ने शेंदाई के फॉरहेड पर किस किया। उसकी आवाज़ हॉर्स थी पर वार्म भी, जैसे ब्लैंकेट। बोला, हे, तुम्हारे पास अभी भी क्यू है और तुम्हारे पास मैं भी हूँ। क्यू ने भी एक सॉफ्ट हम किया, जैसे बेबी भी समझ गया हो कि डैड अभी उदास है। वो भी कॉन्शियस सा हो गया था, थोड़ा शांत भी। शेंदाई ने ज़ुमोयू के आर्म्स में लीन करके आंखें बंद कर ली। ये वही इंसान था जिसने कभी उसको डार्कनेस में रोशनी दी थी और कभी उसको डार्कनेस में खुद धकेल भी दिया था। पर एंड में वही इंसान था जो उसका हाथ पकड़ के खड़ा रहा। वही इंसान था उसको वार्म फर्म हग दे रहा था। शेंदाई को समझ नहीं आता, फेट इतना ट्विस्टेड क्यों होता है। कभी होप देता है, कभी छीन देता है, कभी हैप्पीनेस देता है, कभी पेन। एक साथ गिव भी करता है और टेक भी। लाइफ बस ऐसे ही स्टम्बल करते करते निकलती है। फ्यूचर में क्या होगा शेंदाई को पता नहीं था, पर एक फीलिंग एकदम क्लियर थी कि वो और ज़ुमोयू डेस्टिन्ड है। चाहे जितना फाइट करें, चाहे जितना रन करें, उनका कनेक्शन उनको वापस एक दूसरे के पास खींच ही लेगा। शेंदाई के लिए उस मोमेंट पे एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर थी। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि जिस रिलेटिव ने उसको रेज किया अब वो चली गई है, तो उसको एक स्ट्रेन सी रिलीफ भी हुई। एटलीस्ट क्यू भी अभी उसके पास था और ज़ुमोयू भी। कुछ दिन बाद शनकिन का कॉल आया कि घर आजा, ग्रैंडमा का सामान पैक करना है। शेंदाई का चेस्ट इंस्टेंटली हैवी हो गया। ग्रैंडमा ने इतनी चीज़ें छोड़ी थी और हर चीज़ के साथ उसका चाइल्डहुड अटैच था। वो ओल्ड स्मेल, वो ओल्ड फैब्रिक, वो ड्रॉर जहाँ उसके लिए कैंडीज रखी होती थी, वो कपबोर्ड्स जहाँ ग्रैंडमा अपनी चीज़ें परफेक्टली फोल्ड करके रखती थी। उसका मन नहीं था इतनी जल्दी उन मेमोरीज को फेस करने का। उसे ऑनेस्टली थोड़ा बफर चाहिए था, थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस। पर फिर भी वो गया क्योंकि उसको लग रहा था कि शनकिन का पर्पस शायद पैकिंग से ज़्यादा कुछ और भी हो सकता है। शायद उसे कंफर्म करना था कि क्या वो अब भी शेंदाई के घर में रह सकता है या नहीं, या फिर वो घर भी अब एम्प्टी हो चुका है। तो वो गया और सरप्राइजिंगली शनकिन ने फ्यूचर लाइफ का टॉपिक निकाला ही नहीं। वो बस ग्रैंडमा का सामान उठाता रहा, फोल्ड करता गया, बॉक्सेस में रखता गया। और जब भी कोई ऐसी चीज़ मिलती जिसके साथ कोई मेमोरी अटैच होती, वो शेंदाई से सॉफ्टली बोलता, याद है ये वाला कप ग्रैंडमा सिर्फ संडे को यूज़ करती थी। ये स्कार्फ याद है तुझे, जब तू छोटा था ना, तू इसको पकड़ के सोता था। इस डायरी में उन्होंने तेरे स्कूल का रिजल्ट के बारे में लिखा था। शेंदाई पहले रेजिस्ट करता रहा, बिकॉज सीइंग थिंग्स एंड रिमेम्बरिंग पीपल इट हर्ट्स इन अ वे जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं होता। इट्स लाइक मेमोरी एक सेकेंड में तुम्हें वापस उस टाइम में खींच लेती है जब सब कुछ ठीक था, पर फिर तुम प्रेजेंट में वापस आकर रियलाइज़ करते हो कि वो पर्सन वापस नहीं आएगा। वो कॉन्ट्रास्ट टॉर्चर होता है। बट धीरे धीरे शेंदाई भी मेमोरीज में स्लिप होता गया। वो दोनों ऑकवर्डली, सॉफ्टली अपनी ग्रैंडमा को याद करते रहे। शेंदाई के अंदर एक थॉट क्वाइटली सेटल हो गया कि मेमोरीज का मतलब सिर्फ फेन नहीं होता। मेमोरीज का मतलब होता है लव को कंटिन्यू करना। और अब इस वर्ल्ड में शेंदाई के पास ग्रैंडमा को याद करने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन बचा था, शनकिन। चाहे रिसेंटमेंट हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे उसका अगली पास्ट हो, स्टिल शेयर्ड मेमोरीज का एक अपना वेट होता है। ग्रैंडमा के पास बहुत चीज़ें थीं। वो दोनों ने कुछ पैक किया और बाकी का डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम करेंगे। जब शेंदाई निकल रहा था तो शनकिन की आईज में सैडनेस थी, बट एक स्ट्रेंज सा पीस भी। वो स्लोली बोला, मैं तेरे ग्रैंडमा के टाइम पे नहीं था, बट एटलीस्ट ग्रैंडमा को मैंने सेंड ऑफ कर पाया, तो मेकअप फॉर इट। फिर बोला, मैंने लाइफ में बहुत गलतियाँ की, बहुत लोगों को हर्ट किया, बट आई एम ग्लैड कि तुम मेरी तरह नहीं बने। शेंदाई का हार्ट हैवी हो गया। वो हार्श वर्ड वो बोल सकता था, बट उसने नहीं बोले। बस एक डीप ब्रेथ ली और क्वाइटली बोला, बाकी की ज़िंदगी अच्छे से जी लो, यही ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के लिए सबसे बड़ी कंपनसेशन होगी। शनकिन ने छोटा सा स्माइल किया,
लाइक अ टायर्ड मैन हु फाइनली एक्सेप्टेड रियलिटी। बोला, ओके। अगली सुबह शंदाई को ज़ूमोयू का कॉल आया। शंदाई का फर्स्ट इंस्टिंक्ट था, हॉस्पिटल? क्यों क्यों? कोई नई प्रॉब्लम? बट ज़ूमोयू की वॉइस नॉर्मल नहीं थी, वो एकदम सीरियस थी, हेवी। बोला, शनकिन ने यू जिंघाई पे अटैक कर दिया है। शंदाई ब्लिंक करते हुए बोला, व्हाट अबाउट हिम? ज़ूमोयू का आंसर सीधा नाइफ की तरह था। बोला, शनकिन यू जिंघाई को रूटीन पुलिस रिपोर्टिंग के टाइम पे मिल गया और उसने अटैक कर दिया। उसने उसके ग्लैंड को स्टॉप किया है। बस उस एक सेंटेंस ने शंदाई के दिमाग को स्विच ऑफ ही कर दिया था। उसका ब्रेन एक सेकेंड के लिए ब्लैंक हो गया। ज़ूमोयू की आवाज़ फ़ोन के बाद थोड़ी सी लो हो गई थी, जैसे वर्ड्स का वेट उसके गले में अटक रहा हो। बोला, उसने बहुत डीप स्टैप किया था। अगर थोड़ा और फोर्स लगाता ना तो सर्वाइकल स्पाइन इंजर हो सकती थी। तब यू जिंघाई सिर्फ ग्लैंड्स नहीं बल्कि पैरालाइज भी हो सकता था। इतना बोल के ज़ूमोयू ने फ़ोन कट किया और शंदाई को बस जो बेसिक इन्फो मिली थी वो कामली उसने बता दी। पर शंदाई के लिए काम वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। शनकिन अभी क्रिमिनल डिटेंशन में था और उनको उसे डायरेक्टली मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। बस लॉयर्स के थ्रू ही न्यूज़ आगे पीछे हो रही थी। शंदाई को अभी भी बिलीव ही नहीं हो रहा था कि शनकिन ने सच में ऐसा कुछ किया। हाँ, शनकिन के पास मोटिव तो था। यू जिंघाई ने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय की थी तो उसके पास रिवेंज का रीज़न भी था। पर वो बंदा तो फिश को भी मारने से डरता था। ऐसा इंसान नाइफ उठा के किसी को ग्लैंड पे स्टैब करे, वो भी नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में, वो उसके लिए हेट्रेड का लेवल नॉर्मल नहीं होता। शंदाई की आवाज़ थोड़ी शेकी हो गई। उसने सोचा, क्या उसने ये सोचा होगा कि ये सब यू जिंघाई ने किया है? ज़ूमोयू ने एक सेकेंड उसको देखा, जिसे आंसर ऑब्वियस हो, पर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। शंदाई ने नॉट किया, फिर एक डीप ब्रेथ ली। बोला, डिडंट यू वांट टू कीप इट अ सीक्रेट? मैंने इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं किया, पर मुझे नहीं लगा था कि वो इतना इम्पल्सिव हो जाएगा। उसका थ्रोट टाइट हो गया। बोला, मुझे पता होना चाहिए था। सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ क्योंकि उसके वर्ड्स के एंड में गिल्ट का नॉट टाइट हो गया। ज़ूमोयू ने तुरंत उसको स्टेडी टोन में रोका। बोला, मैं इसको इम्पल्सिव नहीं बोलूँगा। उसकी वॉइस में वो काम अथॉरिटी थी जो सिर्फ तब आती है जब बंदा ऑलरेडी 100 पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट कर चुका हो। उसने शंदाई को कंफर्ट किया, बिल्कुल फर्म वे में। बोला, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल फील करने की ज़रूरत नहीं है अदाई। वो रिवेंज चाहता था और जब एक मेथड फेल होती है ना तो वो दूसरा ट्राई करता। ज़ूमोयू का वॉइस लो था बट क्लियर। बोला, उसको सबसे ज़्यादा इरिटेट इस चीज़ ने किया कि उसको लगा कि यू जिंघाई लॉ से पनिश होगा और एंड में वो बेल पर रिलीज़ हो गया। और फिर एक और ट्रुथ जो शंदाई को और हैवी कर गया, ग्रैंडमा की डेथ ने भी उसको बहुत बड़ा शॉक दिया था। शंदाई का चेस्ट हैवी हो गया। उसने कुछ देर कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। बस उसके अंदर एक थॉट लूप पे चल रहा था कि ये सब दूर क्यों गया। शंदाई का जॉ टाइटन हो गया। फिर उसने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, वॉइस हैवी। बोला, हाउ बैड इज यू जिंघाई's इंजरी? ज़ूमोयू ने फ़ोन स्क्रीन ग्लांस की, फिर कामली आंसर दिया, ग्लैंड्स तो प्रोबेबली लॉस्ट ही समझो। अब नर्व डैमेज कितना हुआ है वो देखना पड़ेगा। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है बट डैमेज सीरियस है। तभी ज़ूमोयू का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने वी चैट पे ग्लांस किया, आईब्रो स्लाइटली लिफ्ट हुई जैसे नई इन्फो आ गई हो। बोला, लॉयर ने जस्ट अभी बताया कि शनकिन पुलिस को ये बोल रहा है कि ही हैज़ ए मेंटल हेल्थ कंडीशन। ज़ूमोयू ने एक सेकेंड पॉज लिया, फिर बोला, और अपेरेंटली उसके पास ईयर्स पुराना एक हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट भी है। शंदाई के अंदर सब कुछ एक सेकेंड के लिए ब्लैंक। ज़ूमोयू ने डायरेक्टली पूछा, क्या यह सच है? शंदाई का आंसर अनसर्टन था पर फॉल्स भी नहीं। बोला, शायद हाँ। उसने स्लोली आगे बताया, वो कुछ टाइम हॉस्पिटल में था पर तब मैं छोटा था
मुझे कुछ क्लियरली याद नहीं। फिर एक सॉफ्ट बिटर एक्सेल करते हुए उसने कहा, लेटर ग्रैंडमा ने मुझे ये सब कैजुअली बताया था, बस। जुमोयू ने शेंदाई के हाथ पे हल्का सा पैट किया, स्ट्रेट टू द पॉइंट बोला, अगर ये सच है तो डिफेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर उसने एक काम कंक्लूजन देते हुए कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब बस लॉस मिनिमाइज करना है। और फिर एक लाइन जो शेंदाई को थोड़ा सपोर्ट भी देती थी और थोड़ा हेल्पलेस भी, बोला, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। शेंदाई का हाथ फॉरहेड को सपोर्ट कर रहा था, आइज क्लोज्ड, टायर्ड, जैसे बॉडी खड़ी थी बट सोल थक चुकी थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या फील करे। एक साइड पे वो चाहता था कि यू जिंघाई पे करे, दूसरी साइड पे वो जानता था कि वो शेनकिन को कभी फॉरगिव भी नहीं करेगा। बट फिर भी ये एंडिंग वो नहीं चाहता था। मे बी ये वही एंडिंग थी जो शेनकिन चाहता था, क्योंकि वो उस आदमी को एस्केप करता हुआ देख ही नहीं सकता था जिसने उसकी लाइफ खराब की थी। जुमोयू का टोन सडनली थोड़ा कोल्डर सा हो गया, बोला, यू जिंघाई इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। अगर वो बैंक्रप्सी और रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर लेता और ऑनेस्टली अब्रॉड जाकर रिटायर हो जाता तो ये सब होता ही नहीं। मैं उसको लेसन देना चाहता था, बट अब लगता है कि ही इज़ ऑलरेडी डन, अब तो ज़रूरत ही नहीं लगती। शेंदाई ने एक हैवी साय छोड़ा, फिर पूछा, देन व्हाट अबाउट जू चेंगचेंग? उसकी वॉइस में टायर्डनेस थी पर एंगर भी। बोला, तुम उसको क्या लेसन दोगे? जुमोयू ने शेंदाई को देखा। शेंदाई की आंखें बंद थी, तो जुमोयू एक सेकेंड के लिए समझ ही नहीं पाया, ये इमोशंस है या बस एग्जॉशन। उसने कॉन्शियसली पूछा, तुम्हें जिस तरीके से हमने इसे हैंडल किया उससे तुम्हें बुरा नहीं लगा? शेंदाई ने आईज खोली नहीं, बस फ्लैट टोन में बोला, बुरा या अच्छा नहीं, बस समझ नहीं आया। जुमोयू के चेहरे पर फेंट स्माइल था, पर उसकी आईज कोल्ड। बोला, पनिशमेंट? पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जो सबसे अनकंफर्टेबल हो। उसको जल्दी भेज देना मीनिंगलेस है। फिर उसने रियल प्लान ड्रॉप करते हुए कहा, मैं उसको अब्रॉड भेज रहा हूँ, ओवरसीज़ मार्केट हैंडल करेगा, सो दैट वो हमें बहुत टाइम तक डिस्टर्ब ना कर सके और कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेयर भी ना कर सके। एक स्लो कंट्रोल्ड फिनिश। वी आर जस्ट फेड अप विथ ईच अदर। बेस्ट है इस लाइफ में हम फिर कभी ना मिले। शेंदाई ने ब्रोज रब किए, जैसे हेडेक को पुश अवे कर रहा हो, और थके हुए टोन में बोला, वो सब तुम्हारे जू फैमिली का मैटर है, बस मुझे न्यूज़ अपडेट करते रहना। वो उठने लगा रूम से जाने के लिए, पर जुमोयू ने उसका व्रिस्ट पकड़ लिया, जेंटल ग्रिप बट फर्म इनफ कि शेंदाई रुक जाए। जुमोयू ने उसका हाथ स्ट्रेच किया और एक स्मूथ पुल के साथ शेंदाई को अपने लैप पे बिठा दिया। शेंदाई स्टार्टल्ड, ब्रेथ हिच्ड। जुमोयू ने इंस्टेंटली विस्पर किया, श्श, डोंट मूव। उसने शेंदाई के वेस्ट को होल्ड किया और लो वॉइस में बोला, मैं ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं कर सकता, चोट इजीली ओपन हो सकती है। शेंदाई का फेस डेड सीरियस, पेशेंस ज़ीरो। बोला, देन तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए, मैं बस कुछ वर्ड्स बोल के छोड़ दूंगा, ओके? कल क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकते हो? क्यों? जुमोयू ने नज़रें नीचे कर ली और पहली बार उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा डाउनकास्ट लग रहा था। बोला, कल मेरा फर्स्ट रिहैबिलिटेशन सेशन था और मेरी ग्लैंड्स जैसे अस्लीप थी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। वो एक सेकेंड रुक गया, जैसे अपने ही वर्ड्स को केयरफुली चूज़ कर रहा हो। बोला, मुझे पता है, मैं इम्पेशेंट नहीं हो सकता, टाइम लगता है, सब स्टेप बाय स्टेप ही होगा, डॉक्टर्स ने भी यही बोला है, पर मैं कभी ऐसा नहीं रहा। आई एडमिट, मैं थोड़ा स्केर्ड हूँ। शेंदाई बस चुपचाप उसे देखता रहा। वो थोड़ा सा टर्न हुआ और शेंदाई की नज़र सीधा जुमोयू के नेक पर चली गई। वहाँ अब एक मेडिकल टेप लगी थी, बिल्कुल स्किन टोन फेरामोन स्टिकर जैसी। बस फ़र्क ये था कि ये ज़्यादा बड़ी थी और वो टेप एक ब्लड स्कैब को कवर कर रही थी।
शैनदाई को 1 सेकेंड के लिए लगा कि जब वो स्कैब उतरेगा तो वहाँ एक डीप लंबी स्कार रह जाएगी। ये इंजुरी सिर्फ स्किन की नहीं थी, ये इंजुरी जू मोयू की स्ट्रेंथ पे लगी थी। एक टॉप अल्फा की वो पावर जो उसकी आइडेंटिटी थी अब टेम्पररीली चली गई थी और शायद परमानेंटली भी जा सकती थी। डॉक्टर ऑप्टिमिस्टिक था, हाँ, पर दुनिया में सर्टिनिटी किस चीज़ की होती है? व्हाट इफ? जुमोयू के फेस पे वो वरी का शैडो और गहरा हो गया, जैसे पहली बार शैनदाई ने उसे ऐसा देखा हो, फियर के साथ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ। और जब उसने बोला कि वो थोड़ा डरा हुआ है तो शैनदाई को सच में झटका लगा। एक टॉप लेवल अल्फा जो नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा डेंजरस बायोलॉजिकल वेपन जैसा होता है, शायद वो पावर यूज़ ना करे, पर उसका एग्जिस्ट करना ही एक प्रेशर होता है, एक सिंबल, एक स्टेटस, एक प्राइसलेस चीज़ जो किसी भी इंसान को एक बार मिल जाए तो वो खोना नहीं चाहता। अगर जू मोयू सच में ग्लैंड्स का फंक्शन लूज कर गया तो शैनदाई के लिए वो इमेजिन करना भी मुश्किल था। ऑनेस्टली शैनदाई को फ़र्क नहीं पड़ता अगर जू मोयू बीटा भी बन जाए, पर वो ये नहीं देख सकता था कि इतना पावरफुल बंदा टूट जाए। शैनदाई ने एक लो साय लेते हुए कहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जू मोयू ने शैनदाई की तरफ देखा, आइज़ में एकदम सिंसियर रिक्वेस्ट के साथ बोला, हमारे बीच पहले एक मार्ग था, अल्फ़ा ओमेगा फेरामोन का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और तुम मेरे सबसे क्लोजेस्ट पर्सन हो। डॉक्टर ने बोला था, जुमोयू ने धीरे से ऐड किया, कि तुम और क्यू क्यू दोनों मेरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प कर सकते हो, मेरी बॉडी को हेल्प कर सकते हो कि मैं फेरामोन्स फिर से रिलीज़ कर पाऊँ। फिर से उसने शैनदाई की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, अदाई, तुम हेल्प करोगे? शैनदाई का ब्रो थोड़ा सा क्रीज हुआ, बोला, मुझे नहीं पता, कैसे? जुमोयू ने शैनदाई के बैक को जेंटली स्ट्रोक किया, सूदिंग वे में, बोला, डॉक्टर बता देगा, चलो हम डॉक्टर की सुनते हैं। ओके ओके। जुमोयू का फेस रिलैक्स हुआ और उसका स्माइल पहली बार जेन्युइनली लाइट लग रहा था। अगले दिन शैनदाई क्यूक्यू को लेकर हॉस्पिटल आ गया। जुमोयू ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आया और स्ट्रोलर पिक कर लिया। बोला, क्यूक्यू को क्यों ले आए? अगर मुझे पता होता कि तुम बेबी को ला रहे हो तो मैं ड्राइवर को पिक करने बोल देता ना। इतनी गर्मी में कितना इनकन्वीनियंट हो जाता है। शैनदाई कंफ्यूज सा हो गया। बोला, तुम ही तो बोल रहे थे ना क्यूक्यू हेल्प कर सकता है ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में। आहो हाँ। जुमोयू ने डॉक्टर की तरफ एक क्विक ग्लांस मारते हुए बोला, हाँ, डॉक्टर ने बोला था ना। डॉक्टर ने पोलाइटली गेस्चर किया, प्लीज़ बैठिए। डॉक्टर का टोन शैनदाई के लिए ऑलमोस्ट रिस्पेक्टेबल था, जैसे वो पेशेंट का नहीं, जू फैमिली का केयर कर रहा हो। शैनदाई ने स्ट्रोलर का एंगल एडजस्ट किया ताकि क्यू क्यू कंफर्टेबली बैठ भी सके और थोड़ा लाई डाउन करके एडल्ट्स को देख भी सके। डॉक्टर ने क्यू क्यू को देखा और स्माइल करते हुए बोला, क्या क्यूट लिटिल अल्फा है, बिल्कुल भी शाय नहीं है। शैनदाई का फेस सीरियस ही रहा। बोला, क्यू क्यू और मिस्टर जू ब्लड रिलेटेड हैं, तो फेरामोन का लेवल का रेजोनेंस ज़्यादा होना चाहिए ना। डॉक्टर ने नोट करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। मिस्टर जू ने हॉस्पिटल में पहले ग्लैंडुलर फ्लूइड फ्रीज करवाया था। उनका प्लान था कि बेबी के लिए कंफर्टिंग एरोमा थेरेपी बनवाएंगे। लकीली उस टाइम पे कुछ सेव हो गया था और ऑपरेशन में वही फ्लूइड काफ़ी यूज़फुल प्रूफ हुआ। डॉक्टर ने फ्लैटरी टोन में आगे बोला, ये चाइल्ड तो सच में मिस्टर जू का लकी स्टार है। शैनदाई ने उस कॉम्प्लीमेंट को इग्नोर कर दिया, सीधा पॉइंट पर आया। बोला, तो फिर क्यू क्यू कैसे हेल्प करेगा? ये तो एओ मार्क जैसा नहीं होता ना। शैनदाई कुछ बोलने ही वाला था, पर डॉक्टर ने उसकी बात काट दी। डॉक्टर ने कामली बोला, मैं समझ गया मिस्टर शेन। मिस्टर शेन ने मार्क वॉश ऑफ कर दिया है, लेकिन बॉडी का मार्क तो वॉश हो सकता है, पर जो मार्क तुम दोनों ने एक दूसरे पर छोड़ा है वो साइकोलॉजिकली फॉर एवर है, वो कभी डिसअपेयर नहीं होता। डॉक्टर ने काम फेस के साथ जैसे कोई साइंटिफिक लेक्चर दे रहे हो, पर वर्ड्स का इम्पैक्ट सीधा शैनदाई के चेस्ट पे
वो कभी कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होता। तुम दोनों का कनेक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा और तुम दोनों का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस अभी भी उतना ही स्ट्रांग है, राइट? जुमोयू ने तुरंत बिना एक सेकेंड सोचे नोट करते हुए कहा, ऑफ कोर्स। शेंदाई का फोरहेड क्रीज हो गया। उसने पूछा, डॉक्टर, आप कहना क्या चाह रहे हो? डॉक्टर ने सीधा पॉइंट पे आते हुए बोला, मैं ये कह रहा हूँ मिस्टर शेन कि बेबी अभी बहुत छोटा है, उसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है और उसकी ग्लैंडुलर फंक्शन भी अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई। तो ऑनेस्टली वो मिस्टर जू को ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। डॉक्टर की नज़र सीधी शेंदाई पर टिकी थी। बोला, सबसे इम्पॉर्टेंट आप हैं। शेंदाई के मुंह से बस एक छोटा सा साउंड निकला। मैं? डॉक्टर ने एक्सप्लेन करना कंटिन्यू किया। बोला, रिहैबिलिटेशन का पर्पस ये होता है कि डैमेज ग्लैंड्स को वेकअप करना ताकि वो फेरामोन्स रिलीज कर सकें दोबारा। हाँ, ड्रग्स और इक्विपमेंट भी यूज़ होते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्टिमुलेशन, फिजिकल स्टिमुलेशन और साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन। ग्लैंड्स को ऑटोनमस वे में काम करने दो। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ मिस्टर शेन? शेंदाई का फेस सटली चेंज हुआ। उसने साइड आई से जुमोयू को देखा, लाइक भाई ये डॉक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है? जुमोयू ने हल्का सा कफ किया, जैसे सिचुएशन को नॉर्मल बनाने की एक्टिंग कर रहा हो। बोला, अदाई, डॉक्टर की बात सुनो। डॉक्टर ने बिल्कुल प्रोफेशनल टोन में आगे बोला, तो हस्बैंड वाइफ का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर शेन, आपको अपने फेरामोन्स ज़्यादा रिलीज़ करने चाहिए मिस्टर जू की ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने के लिए, स्पेशली। डॉक्टर ने पॉज लिया, फिर बोला, जब आपका ईट्रस पीरियड हो और मिस्टर जू का ससेप्टेबल पीरियड, तब इफेक्ट सबसे स्ट्रांग होगा। शेंदाई ने लिप्स प्रेस कर लिए। उसका दिल लिटरली ड्रम की तरह बजने लगा। बात सुनने में लॉजिकल तो लग रही थी, पर फिर भी शेंदाई को फील हुआ कि कुछ तो ऑफ है। फेरामोन सिर्फ कोर्टशिप के लिए थोड़ी होते हैं, वो तो एंडोक्राइन रेगुलेशन के लिए भी होते हैं ना, बॉडी बैलेंस के लिए भी, बेबी नर्चरिंग के लिए भी, लर्निंग और कंपटीशन के लिए भी। तो डॉक्टर का ये सिमुलेशन वाला एम्फेसिस शेंदाई को वियर्ड लग रहा था। डॉक्टर तो जैसे अपने ही फ्लो में चलता जा रहा था। बोला, जब मिस्टर जू की ग्लैंड्स में थोड़ा बेनिंग रिएक्शन आने लगे तो सजेस्ट करूँगा कि ड्रग यूज़ करके उनको ससेप्टेबल पीरियड में एंटर करवाया जाए। उस पीरियड में बेस्ट होगा कि वो आपको मार्क करने का ट्राई करे। अगर मार्किंग सक्सेसफुल हो गई तो प्रूफ हो जाएगा कि उनकी ग्लैंड्स कंप्लीटली। रुको, शेंदाई ने डॉक्टर को डायरेक्ट कट कर दिया। उसकी वॉइस ब्लैंक थी पर आईज शार्प। बोला, डॉक्टर, आप इतना बोल रहे हो, मैं सीधा पूछता हूँ, आपका मेन मीनिंग ये है कि सेक्सुअल बिहेवियर से ग्लैंड सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे, है ना? डॉक्टर की स्माइल बिल्कुल पोलाइट थी, पर उसमें एक स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस भी था। बोला, वो इतना एक्यूरेट नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों का इमोशनल इंटरेक्शन उनके ग्लैंड्स को सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा और सेक्सुअल बिहेवियर इमोशनल एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। वो रुका, फिर सॉफ्टली बोला, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है मिस्टर शेन। शेंदाई के फेस पे एम्बैरेसमेंट भी थी और सस्पिशन भी। जुमोयू ने जल्दी से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। बोला, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन भी इफेक्टिव होता है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने तुरंत एग्री किया। बोला, हाँ, ऑफ कोर्स होता है, पर इफेक्ट कंपैरेटिवली वीक होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हस्बैंड वाइफ फेरामोन कम्युनिकेशन होती है। शेंदाई ने स्लोली अपना फेस जुमोयू की तरफ टर्न किया। उसकी आंखें क्लियर थी, शार्प थी, जिसे बस जुमोयू एक छोटा सा भी स्लिप करे तो शेंदाई उसकी सारी एक्टिंग का कवर फाड़ दे। जुमोयू बिल्कुल इनोसेंट फेस बना के बैठा था, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। बोला, तुम ही तो मेरे सबसे बड़े स्टिमुलस हो ना दाई।